वेरी गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी की, और बायोटेक्नोलॉजी में आज हम पढ़ेंगे स्प्लिट जीन के बारे में। किसके बारे में? स्प्लिट जीन के बारे में। स्प्लिट जीन केवल यूकैरियोट्स में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? यूकैरियोट्स में। इसकी डिस्कवरी 1993 में किसके द्वारा? फिलिप शार्प एंड रॉबर्ट्स द्वारा। फिलिप शार्प और रॉबर्ट्स द्वारा 1993 में की गई। देखिए, जो डीएनए होता है ना, ये दो प्रकार का। एक डीएनए होता है एक्सोन। डीएनए के बेसिकली दो खंड होते हैं, दो फ्रैगमेंट्स होते हैं। दूसरा फ्रैगमेंट होता है इंट्रोन। एक्सोन वाला जो पार्ट होता है ये फंक्शनली एक्टिव होता है, ये फंक्शनल पार्ट है, फंक्शनली एक्टिव पार्ट है जो कि कोडिंग कर सकता है। और कोडिंग करके एमआरएनए बनाएगा, और एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। जबकि इंट्रोन वाला हिस्सा फंक्शनल ही नहीं है, नॉन फंक्शनल है। ये कोडिंग करता ही नहीं है, नॉन कोडिंग है। अगर ये कोडिंग नहीं करता तो एमआरएनए नहीं बनेगा, और एमआरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा। देखो, डीएनए के दो सेगमेंट है, एक एक्सोन जो कि फंक्शनली एक्टिव है, कोडिंग में हिस्सा लेगा, एमआरएनए बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। इसी को जीन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। लेकिन डीएनए का कुछ सेगमेंट ऐसा भी है जो इंट्रोन है, नॉन फंक्शनल है, नॉन कोडिंग है, एमआरएनए नहीं बनाएगा, प्रोटीन भी नहीं बनाएगा। तो ये कैसा है? नॉन फंक्शनल पार्ट है। जैसे आप इसे डीएनए मान लीजिए, ठीक है, ये डीएनए। इस डीएनए में एक टुकड़ा आ गया एक्सोन का, फिर आ गया इंट्रोन का, फिर टुकड़ा आ गया एक्सोन का। तो जीन तो एक्सोन को ही बोल रहे हैं क्योंकि वो एमआरएनए बना रही है, प्रोटीन बना रही है। तो ये वाला हिस्सा जीन है, ये वाला हिस्सा जीन है, बीच में इंट्रोन पार्ट है। तो यहां पर क्या होगा कि जीन जो होगी वो स्प्लिट फॉर्म में पाई जा रही है, टुकड़ों में पाई जा रही है, बिखरी हुई पाई जा रही है। जैसे एक्सोन, फिर इंट्रोन, फिर एक्सोन, फिर इंट्रोन, फिर एक्सोन। तो जो जीन है वो कैसे पाई जा रही है? बिखरी हुई, स्प्लिट जीन पाई जा रही है। ठीक है। जैसे ही ये डीएनए से आरएनए बनेगा, क्या बनेगा? आरएनए। तो केवल एक्सोन वाला पार्ट ही आरएनए बनाएगा, एक्सोन वाला पार्ट ही क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा। तो इंट्रोन वाला पार्ट यहां से हट जाएगा। इंट्रोन वाला पार्ट नॉन फंक्शनल है, नॉन कोडिंग है, एमआरएनए बना ही नहीं रहा, तो एमआरएनए में इंट्रोन वाला पार्ट नहीं होगा और ना ही वहां से प्रोटीन बनेगी। तो जब आरएनए बनेगा उसमें इंट्रोन वाला हिस्सा नहीं होगा। ठीक है। अब इसे थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए, जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा तो सबसे पहले डीएनए से एचएनआरएनए बनेगा। कौन सा आरएनए बनेगा? एचएनआरएनए।
ठीक है, डीएनए से क्या बन रहा है, एचएनआरएनए बन रहा है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, यहां पर एक्सॉन भी होगा, इंट्रॉन भी होगा। यानी यहां पर डीएनए का जो फंक्शनल पार्ट है वो भी होगा और जो डीएनए का नॉन फंक्शनल पार्ट है वो भी होगा। और एचएनआरएनए अनस्टेबल है। कैसा है, अनस्टेबल है। एचएनआरएनए कैसा है, अनस्टेबल है। और ये किसमें चेंज होगा, एमआरएनए में। जब ये एमआरएनए में चेंज होगा तो जो इंट्रॉन वाला हिस्सा है वो हट जाएगा, इसे बोलेंगे स्प्लाइसिंग का प्रोसेस। अब हम पढ़ते हैं स्प्लाइसिंग के प्रोसेस के बारे में, यानी एचएनआरएनए का एमआरएनए में चेंज होगा। देखिए, अब बात करते हैं एचएनआरएनए से एमआरएनए का बनना। एचएनआरएनए से एमआरएनए का बनना, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना। यहां पर एक्सॉन पार्ट भी है और इंट्रॉन पार्ट भी है, जबकि जो एमआरएनए होगा वहां पर केवल और केवल एक्सॉन पार्ट, इंट्रॉन पार्ट को यहां से क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। केवल कौन सा पार्ट होगा, एक्सॉन वाला हिस्सा होगा, जो फंक्शनल पार्ट होगा, जो कोडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहां पर सबसे पहले एक कैप जुड़ेगी 7 mg, कैप जुड़ेगी जो कि किसकी होगी, 7 mg की होगी। इस प्रोसेस को कहते हैं कैपिंग। और एक टेल जुड़ेगी, टेल, जिसे बोलेंगे पॉली ए टेल। ठीक है, ये होगी पॉली एडिनिलिक एसिड। पॉली एडिनिलिक एसिड के 200 न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर एक चेन बनाएंगे जिसे टेल के रूप में काम करेगी। इसे बोलेंगे पॉली ए टेल। पॉली एडिनिलिक एसिड से बनी होगी जो कि 3' एंड पर होगी, जबकि 5' एंड पर कैप होगा जो कि 7 mg का होगा। 7 मैथिल ग्वानोसिन, 7 मैथिल ग्वानोसिन 5' एंड पर जुड़कर कैप का निर्माण करेगा। इस प्रोसीजर को कैपिंग कहेंगे। तो एचएनआरएनए से एमआरएनए बनने में सबसे पहले इंट्रॉन हटेगा, टेल जुड़ेगी, कैप जुड़ेगा, और इस पूरे प्रोसीजर को एक नाम दिया था स्प्लाइसिंग। क्या नाम था, स्प्लाइसिंग। ठीक है, तो एचएनआरएनए से एमआरएनए का बनना। अब हमारे पास जो एमआरएनए है, क्या उसमें इंट्रॉन वाला पार्ट है जो नॉन फंक्शनल है? नहीं है, केवल एक्सॉन वाला हिस्सा है। ठीक है, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है cDNA लाइब्रेरी के बारे में। और उसे पढ़ने के लिए स्प्लाइसिंग को समझना जरूरी था। अब पढ़ते हैं cDNA लाइब्रेरी।
देखिए अब हम बात करते हैं cDNA लाइब्रेरी के बारे में। देखिए लाइब्रेरी होती क्या है? लाइब्रेरी एक ऐसी, अपने पास लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं जिसे हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं या उसकी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ये डीएनए की लाइब्रेरी है। सी का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों? क्योंकि यहां पर एमआरएनए का यूज किया जाता है। एमआरएनए से डीएनए बनाया जाता है। इस डीएनए को क्या बोला गया? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, cDNA। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों? क्योंकि यहां पर एमआरएनए को एक स्टैंड के रूप में यूज किया जाता है और जो डीएनए बनेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री cDNA बनेगा। एमआरएनए को एक टेम्पलेट के रूप में काम में लिया जाता है। यहां पर देखो डीएनए से आरएनए बनना, हमने अभी ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था। यहां उल्टा हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, तो ये प्रोसेस है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और यहां पर जो एंजाइम काम में आएगा वो आएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सर ऐसा क्यों किया हमने? देखो अगर मैं डीएनए लाइब्रेरी में सीधा डीएनए को रख देता तो डीएनए में एक्सॉन पार्ट होता और इंट्रॉन पार्ट होता। ये एक लाइब्रेरी है जो कि जीन की लाइब्रेरी है। अगर मुझे कोई जीन चाहिए होगी, किसी जीन की स्टडी करनी होगी, तो मैं इस लाइब्रेरी से उस जीन को अलग कर लूंगा। यानी लाइब्रेरी के रूप में यहां पर जीन रखी गई है। अगर मुझे जीन की स्टडी करनी होगी तो मैं जीन को काटकर यहां से अलग कर लूंगा। लेकिन अगर मैं सीधा डीएनए रख देता हूं तो यहां पर एक्सॉन पार्ट है जो कि जीन के रूप में काम कर रहा है, इंट्रॉन पार्ट है जो कि जीन के रूप में काम नहीं कर रहा है। मुझे केवल और केवल जीन चाहिए तो मैं इंट्रॉन पार्ट को हटाऊंगा या आरएनए को डीएनए में चेंज कर दूंगा। आरएनए को क्यों? क्योंकि आरएनए में तो इंट्रॉन पार्ट होता ही नहीं, हमने अभी देखा। आरएनए में इंट्रॉन पार्ट थोड़ी होता है। तो यहां पर एमआरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की सहायता से cDNA में बदला जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में बदला जाता है। ठीक है, जैसे डीएनए के दो स्टैंड होते हैं ना, दोनों स्टैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो यहां पर आरएनए को एक टेम्पलेट के रूप में काम में लिया जाता है और इस टेम्पलेट के बाहर की तरफ यहां पर डीएनए बनता है। ठीक है, ये दोनों स्टैंड कैसे है? कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहां पे भी जो स्टैंड बनेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री तो बनेगा और इस डीएनए को क्या बोला? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ठीक है, तो यहां पर एमआरएनए से cDNA का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, डीएनए सीधा नहीं रख पा रहे क्योंकि यहां पर इंट्रॉन पार्ट है, जबकि आरएनए में इंट्रॉन पार्ट होगा ही नहीं तो वैसे हट जाएगा और यहां पर सिर्फ जीन होंगी और जिस जीन की स्टडी करना चाहते हैं हम उस जीन की अलग करके हम स्टडी कर सकते हैं। जीन को किसी और में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो किसी और ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो ये आपकी cDNA लाइब्रेरी। अब आगे चलते हैं। देखिए आगे हम पढ़ते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात की जाए तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो डिस्कवरी थी वो एलेक जेफरी द्वारा 1984 में की गई, जबकि इंडिया में प्रोफेसर लालजी सिंह
और वीके कश्यप द्वारा इसकी स्टडी की गई। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है क्या? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अगर मैं बात करूं, यहां पर डीएनए की सीक्वेंसिंग की जाती है। डीएनए की सीक्वेंसिंग की जाती है और सीक्वेंसिंग करने के बाद हम यहां पर उसका रिलेशन पता करते हैं। जैसे दो डीएनए की सीक्वेंसिंग करके उनके बीच का रिलेशन को स्टडी किया जाता है। अगर मैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करूं तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में अगर डीएनए की बात की जाए तो हमारा 99.9% जो डीएनए है वो बिल्कुल एक समान है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो 0.1% डीएनए है ना, वो हर व्यक्ति में डिफरेंट है, हर पर्सन में क्या है, डिफरेंट है। इसे बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए। और जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है वो सैटेलाइट डीएनए के द्वारा ही की जाती है, सैटेलाइट डीएनए को बेस मानकर की जाती है। देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की डिस्कवरी अलेक्जेंड्री ने 1984 में की थी और इंडिया के दो प्रोफेसर लालजीत सिंह और वीके कश्यप द्वारा इंडिया में इसके बारे में डिस्कवरी की गई। डीएनए की जो सीक्वेंसिंग है उसका उन दोनों डीएनए के बीच के रिलेशन की स्टडी करना ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। डीएनए की सीक्वेंसिंग करके उन दोनों डीएनए के बीच के रिलेशन को स्टडी करना ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। हमारे डीएनए का 99.9% डीएनए तो सिमिलर है, लेकिन 0.1% डीएनए ऐसा है जो हर व्यक्ति का डिफरेंट है, इसे सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। अब मैं सैटेलाइट डीएनए के बारे में बात करता हूं। देखिए, जो ह्यूमन का डीएनए है ना, इसमें 99.9% जो डीएनए है वो सिमिलर है और इसे बोला गया है बल्क डीएनए। बल्क डीएनए, जबकि 0.1% जो डीएनए है ना वो डिसिमिलर है। डिसिमिलर कितना है, 0.1% डीएनए। इससे क्या बोला गया, सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए ये दो प्रकार का है, मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट। अगर मैं मिनी सैटेलाइट की बात करूं, यहां पर 10 से 50 बेस पेयर के 10 से 50 बेस पेयर के 5 से लेकर अगर मैं बात करूं 150 बार रिपीट होते हैं। देखो, 10 से 50 बेस पेयर, जैसे मान लो 10 बेस पेयर का एक खंड है, ए सी टी टी सी, इस तरह से 10 बेस पेयर है। कितने बेस पेयर है, 10 बेस पेयर है। 10 से लेकर 50 बेस पेयर कितनी बार भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये रिपीट होंगे कितनी बार, 5 से लेकर 150 बार रिपीट होंगे, ठीक है। अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग है ना, क्योंकि ये कैसा है, डिसिमिलर है। किसी व्यक्ति में 11 बेस पेयर है, किसी व्यक्ति में 10 बेस पेयर है, किसी व्यक्ति में 40 बेस पेयर है।
और रिपीट कितने बार हो रहे हैं? 5 से लेकर 150 बार। जैसे ये मान लो ये 5 बार रिपीट हो रहा है, किसी व्यक्ति में 11 की जगह 10 ही है और वो 10 बार रिपीट हो रहे हैं, तो 5 से लेकर 50 बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और जबकि माइक्रो सैटेलाइट में इनकी जो संख्या है वो 1 से लेकर 6 बेस पेयर। कितने बेस पेयर है? 1 से लेकर 6 बेस पेयर है। और रिपीट कितने बार होंगे? ये रिपीट होंगे 10 से लेकर 200 बेस पेयर तक, 200 बार रिपीट होंगे। 10 से 200 बार तक रिपीट होंगे। यहां पर 10 बेस पेयर से 50 बेस पेयर की एक चेन है जो कि 5 से 150 बार रिपीट होगी। यहां पर 1 से 6 बेस पेयर की एक चेन है जो कि 10 से 200 बार रिपीट होगी, ठीक है। इसे बोला गया मिनी सैटेलाइट, इसे बोला गया माइक्रो सैटेलाइट। तो 0.1% जो डीएनए है वो डिसिमिलर है। डिसिमिलर कैसे? उसे बोला गया सैटेलाइट डीएनए, ठीक है, सैटेलाइट डीएनए बोल दिया। ये डिसिमिलर कैसे है? एक है मिनी सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट में 10 से लेकर 50 बेस पेयर का कोई डीएनए है। वो 10 बेस पेयर का भी हो सकता है, 20 बेस पेयर का भी हो सकता है और 50 बेस पेयर का भी हो सकता है। वो कितनी बार रिपीट हो रहा है? 5 से लेकर 150 बेस पेयर तक। जबकि यहां पर 1 से लेकर 6 बेस पेयर का डीएनए है, वो कितनी बार रिपीट हो रहा है? 10 से लेकर 200 बार तक रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसे बोला गया वीएनटीआर, इसे बोला गया एसटीआर। वीएनटीआर को बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। और इसे बोला जाता है, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए को बोला जाता है क्या? एसटीआर, यानी शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। तो एक आ गया वीएनटीआर। वीएनटीआर कहां पाया जाएगा? मिनी सैटेलाइट में। वीएनटीआर है क्या? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। रिपीट्स हो रहे हैं। टैंडम का मतलब होता है एक के बाद एक। जैसे कोई साइकिल है, बाईसाइकिल नहीं होती, अगर बाईसाइकिल में 2 सीट हो तो उसे टैंडम बाईसाइकिल कहते हैं, एक के बाद एक सीट पाई जा रही है। 2 सीट वाली बाईसाइकिल आपने देखी होगी। तो यहां पर टैंडम का मतलब क्या है? एक के बाद एक रिपीट हो रहे हैं और इसका नंबर क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है कि वो एक बार भी रिपीट हो सकते हैं 5 से लेकर 150 बार तक। ये नंबर क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। तो जो रिपीट होने की जो संख्या है, नंबर है, वो क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। जिसे बोला गया वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम किसका यूज करेंगे? तो मिनी सैटेलाइट का यूज करेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम मिनी सैटेलाइट का यूज करेंगे, तो सब में सिमिलर है, इसका तो यूज हो ही नहीं सकता। यहां पर 1 से 6 बेस पेयर, बहुत छोटा डीएनए का खंड है और कितनी बार रिपीट हो रहा है? 10 से 200 बार। तो इसका यूज भी हम नहीं करेंगे। तो हम केवल और केवल यहां पर किसका यूज किया जाएगा? जो सैटेलाइट डीएनए होगा, मिनी सैटेलाइट डीएनए, सिर्फ मिनी सैटेलाइट डीएनए का हम यहां पर यूज करेंगे। और जो सैटेलाइट डीएनए होता है वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, अब उसको देखते हैं। देखिए, अगर मैं पॉलीमॉर्फिज्म की बात करूं, ये कौन से डीएनए में पाया जाएगा? केवल और केवल सैटेलाइट डीएनए में। कौन से डीएनए में पाया जाएगा? सैटेलाइट डीएनए में पाया जाएगा। ऐसा डीएनए जहां पर क्या है? बेसिकली डिसिमिलर डीएनए है, जो 0.1% डीएनए उसमें पाया जाएगा। इसका मतलब क्या है? वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल।
यहां पर इसका मतलब है वेरिएशंस का आना। किस लेवल पर? जेनेटिक लेवल पर, जीन्स के लेवल पर वेरिएशन आना। क्यों? ड्यू टू म्यूटेशन। म्यूटेशन के कारण मान लीजिए किसी व्यक्ति में म्यूटेशन हो गया और उस म्यूटेशन के कारण यहां पर वेरिएशन आ गया उसके जीन के लेवल पर, जेनेटिक लेवल पर। वो क्या कहलाएगा? पॉलीमॉर्फिज्म। कहां पाया जाएगा? सैटेलाइट डीएनए में। मान लीजिए हमने बात की थी कि डीएनए है, डीएनए में दो प्रकार के खंड होते हैं, इंट्रोन और एक्सोन। अगर एक्सोन में आ गया तो उस व्यक्ति में पूरा ही चेंज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सोन में अगर ऐसा वेरिएशन आ गया तो एक्सोन से क्या बनेगा? डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन ही बदल जाएगी, जिसे हम जेनेटिकली डिसऑर्डर में पढ़ते हैं कि किसी को क्या हो गया, किसी को पटाउ सिंड्रोम हो गया, किसी को एडवर्ड सिंड्रोम हो गया। लेकिन अगर ये इंट्रोन भाग में हुआ तो क्या ये जो म्यूटेशन हुआ, ये जो वेरिएशन आया, क्या ये उस व्यक्ति में शो होगा? नहीं होगा, क्योंकि डीएनए से आरएनए जब बनेगा केवल एक्सोन जाएगा, उस व्यक्ति में तो शो होगा नहीं। लेकिन वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में तो जाएगा। अभी कोई इंपैक्ट नहीं डाला, सडनली कोई इंपैक्ट नहीं डाला, लेकिन जैसे वो अगली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा तो जितने भी वेरिएशंस आते हैं, ठीक है, या नई स्पीशीज का उद्भव होता है, स्पेशिएशन होता है, नई स्पीशीज बनती है। किस कारण बनती है? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म सैटेलाइट डीएनए में पाया जाता है, जहां पर वेरिएशन आ जाते हैं जेनेटिक लेवल पर, जीन लेवल पर। किस कारण से? म्यूटेशन के कारण से। ये जो म्यूटेशन के कारण वेरिएशन आए, अगर ये एक्सोन पार्ट में है जो कि फंक्शनल पार्ट है, तो उस व्यक्ति में ही क्या आ गए? डिसऑर्डर्स आ गए, और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में डिसऑर्डर्स जाएंगे। अगर वो डिसऑर्डर नहीं आए, सडन इंपैक्ट नहीं हुआ, तो वो इंट्रोन भाग में जाएगा। इंट्रोन भाग में उस व्यक्ति को तो पता नहीं चलेगा, लेकिन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में तो वो जाएगा, क्योंकि डीएनए पूरा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। लेकिन जो डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से जो प्रोटीन बनती है, वो प्रोटीन तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति में बन रही है, तो उसमें तो इंपैक्ट तब आएगा जब एक्सोन में होगा। अगर इंट्रोन में होता है तो जब अगली पीढ़ियां, कई पीढ़ियां बीत जाएंगी, तो उनमें हल्का हल्का वेरिएशन आता रहेगा और नई स्पीशीज का उद्भव, या अगर मैं कहूं वेरिएशंस आते रहेंगे। ठीक है, तो ये आ गया पॉलीमॉर्फिज्म।